अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे MIS के डिफरेंट लेवल्स की, और इस डायग्राम को हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन टू MIS में देख चुके हैं, जहाँ पर हमने देखा था कि MIS के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अगर MIS के लेवल्स को ही हमें डिस्क्राइब करना था तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप भी हो सकती थी किसी चीज़ के। अगर हमें लेवल्स ही दिखाने हैं कि अगर एक पार्ट उसका सबसे लोअर लेवल पर है और कोई पार्ट सबसे अपर लेवल पर है, तो ये लेवल्स रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्रामेटिकली हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगल भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ट्रायंगल का इस्तेमाल किया गया है। एक्चुअली ये डायग्राम हमें बहुत कुछ समझा रहा है MIS के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हम MIS के अपर लेवल की तरफ मूव होना शुरू होते हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ रिड्यूस होती चली जाती हैं। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। उसके अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अटेंडेंस आ सकती है, उसके अंदर ऑर्डर आ सकता है, पेमेंट्स आ सकता है, डिलीवरी आ सकती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रोज़मर्रा के ऑपरेशंस हैं उनको अगर ऑटोमेट करने के लिए कोई मशीन इस्तेमाल हो रही है, वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में आ सकती है। फिर अगर हम ऑफिस सपोर्ट सिस्टम की बात करें, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस सपोर्ट सिस्टम के नाम पर डिफरेंट टूल्स होते हैं, लेकिन एक आम अंदाज में अगर आप समझ लें तो MS ऑफिस की जो बेसिक एक्सेल की शीट्स और ये सब कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। आजकल के आप किसी भी ग्रोसरी शॉप पर ही चले जाएं या किसी गारमेंट शॉप पर ही चले जाएं तो वहाँ पर कम से कम आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल होता है, एक्सेल शीट्स अवेलेबल होती हैं, तो वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बेसिक एक्टिविटीज़, रूटीन ऑपरेशंस तो वो TPS के थ्रू करें या ना करें, लेकिन उनके पास एक ऑफिस सपोर्ट सिस्टम होता है कि जहाँ पर वो डेटा को अपडेट कर रहे होते हैं। उससे भी ज़्यादा अपर लेवल पर आ जाएं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ सपोर्ट सिस्टम कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम उसको ऑफिस सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर एक मैनेजर के रिप्लेसमेंट में ही ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की तमाम एक्टिविटीज़ को मैनेज कर पा रहा है तो उसको हम MIS कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शॉप है जिस पे कंप्यूटर सिस्टम मौजूद है और प्रोडक्ट कोड्स वहाँ पर अब मौजूद हैं और वहाँ पर कंप्यूटर की सपोर्ट मौजूद है एक्सेल के थ्रू, MS एक्सेस के थ्रू, डिफरेंट टूल्स के थ्रू, उसको एज अ सपोर्ट लेवल पर इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो ऑफिस सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की एग्जांपल आप बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं कि जैसे किसी आप बैंक में जाते हैं, अगर उस बैंक के सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए, या जैसे आप कभी नादरा गए हो अपना NIC बनवाने के लिए उसकी किसी एक्टिविटी को, तो अगर उस नादरा के ऑर्गेनाइजेशन से उस कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए, या खुदा न खास्ता हमारे सखर IBS से CMS या LMS जैसी एप्लीकेशंस को निकाल दिया जाए, ERP सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए, तो हमारी जो प्रोसेसिंग है वो पता लगेगा कि हम बिल्कुल जो है वो डिसेबल होकर रह गए। तो सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा MIS टूल होता है जो कि सिर्फ सपोर्ट लेवल पर काम कर रहा होता है, मेजर काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ ही कर रहे होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम उस लेवल पर होता है कि जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मैनेज ही उस टूल के थ्रू हो रही है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है। तो CMS और LMS इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हैं। लेकिन अच्छा, और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि डेटा और इन्फॉर्मेशन का जो डिफरेंस हमने पढ़ा था वो भी हमें यहाँ पर क्लियर होगा कि जैसे जैसे हम लोअर लेवल की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर डेटा इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे डेटा जो है वो इस्तेमाल होता है बाय अ सॉफ्टवेयर यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो डेटा किस शक्ल को इख्तियार कर लेता है उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि वो डेटा सेल्स जनरेट करने लगता है, मीनिंगफुल हो जाता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन भी इसकी अटमोस्ट शक्ल नहीं है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन भी मज़ीद रिफाइन हो जाती है, इन्फॉर्मेशन इख्तियार कर लेती है शक्ल नॉलेज की। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज सुनने में बात एक जैसी लगती है, लेकिन नॉलेज बेसिकली डेटा की बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड शक्ल है। इसको बिल्कुल यूँ समझ लें कि जैसे कि होता है ना कि आप लोग एजुकेशन में भी हम ये बात डिस्कस करते हैं कि हर चीज़ को सिर्फ रट लेना, हर चीज़ को सिर्फ और सिर्फ याद कर लेना, क्रेमिंग, ये एजुकेशन नहीं है। बल्कि एजुकेशन का असल मतलब है कि नॉलेज को इस्तेमाल कर पाना, जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, उसको सही वक्त पर इस्तेमाल कर पाना। बहुत अजीब सी एग्जांपल है, लेकिन शायद मैं आपको समझा पाऊँ कि नॉलेज किस चीज़ को कहते हैं। नॉलेज कहते हैं वो इन्फॉर्मेशन की जिसके ऊपर आप एक्शन ले सकें। हर इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होती है कि जो एक्शनेबल हो, जो आपके लिए इतनी यूज़फुल हो। लेट्स सपोज एक एग्जामिनेशन हॉल है जहाँ पर चीटिंग अलाउड है,
ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने ऐसे देखे होंगे कि उनके पास गाइड्स भी अवेलेबल होती हैं। हम आपके ज़माने में तो खैर अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आप ऐसे दौर में मौजूद हैं कि जहाँ पर चीटिंग अब इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन जाहिर है कि हमने एक बहुत डार्क एज देखी है एजुकेशन की, और हमारे ज़माने में तो चीटिंग बहुत ज़्यादा आम होती थी। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते थे कि उनके पास सारी सपोर्ट अवेलेबल होती थी, उनके पास बुक्स अवेलेबल होती थी, उनके पास गाइड्स अवेलेबल होती थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनके पास रिसोर्सेज मौजूद होते थे। इवन देन वो अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर पाते थे। और बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स, हालांकि उनके पास कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं होती थी, कोई बुक नहीं मौजूद होती थी, सिर्फ उनके दिमाग में जो कुछ उन्होंने पढ़ा सीखा वही होता था, लेकिन वो पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लेते थे। तो हमारे बड़े हमें ये समझाते थे कि एक्चुअली नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। ये अकल क्या चीज़ है? अकल वो चीज़ है कि नॉलेज को, डेटा को इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको LLB करेंगे तो आप LLB करके लॉज के बारे में, लॉज याद तो रख सकते हैं, कानून के बारे में पढ़ तो सकते हैं, लेकिन LLB करने से आप केस नहीं जीत सकते। इसी तरह MBBS करने से आपको डॉक्टर बनने की डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन MBBS करने से इंश्योर नहीं कि आप अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। नॉलेज होती है एक्चुअली वो डेटा कि जिसके ऊपर एक्शन लिया जा सके, जिसके ऊपर डिसीजन लिए जा सकें और आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकें। जबकि एक आम इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है और ज़रूरी नहीं है कि आप उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कोई आगे एक्शन भी ले सकें। तो जो हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ डेटा के ऊपर या इंफॉर्मेशन के ऊपर काम नहीं करते। एक्चुअली ये नॉलेज बेस्ड सिस्टम कहलाते हैं और ये नॉलेज के ऊपर काम करते हैं। इनसे जो हमें डेटा मिलता है वो एक्चुअली एक्शनेबल होता है। इससे हमें जो सपोर्ट मिलती है वो हमें डिसीजन मेकिंग की हेल्प मिलती है और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ये सब चीज़ें क्या हैं, इनको समझने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा रिकॉल करें। आपने ICT में ज़रूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, और इवन लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी हम इसको कहते हैं, कि जहाँ पर हम कंप्यूटर को फास्टेस्ट तो बना चुके हैं। आजकल के कंप्यूटर्स बहुत फास्ट है, सुपर कंप्यूटर भी हमने इन्वेंट कर लिया, तो अब इससे ज़्यादा स्पीड क्या अचीव करेंगे। और कंप्यूटर्स का साइज़ भी हमने बहुत रिड्यूस किया। कहाँ हम मेन फ्रेम और मार्क 1 जो कि आपके एक घर से भी बड़े साइज़ के होते थे, किसी फैक्ट्री से भी बड़ी साइज़ के होते थे, वहाँ से लेके कहाँ हम एक छोटी सी माइक्रोचिप तक पहुँच गए हैं। तो हम कंप्यूटर की स्पीड पर भी बहुत काम कर चुके हैं और उसके साइज़ पर भी बहुत काम कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहती है कि अब ह्यूमन बीइंग की जो डेली बिहेवियर है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसको ही रिप्लेस कर दे एक कंप्यूटर, वो तमाम काम करने लगे जो कि एक्चुअली कंसिडर ही किया जाता था कि ह्यूमन बीइंग करता था। इस वक्त हम बात MIS की नहीं कर रहे बल्कि बेसिक कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ब्रांच ऑफ साइंस है कि जहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर मशीन के अंदर कैसे आ सकता है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रोबोटिक्स आपने सुनी है। रोबोट एक ऐसी मशीन को कहते हैं कि जो फिजिकली रिजेंबल करती है ह्यूमन बीइंग से। उसके हाथ पैर हो सकते हैं, उसकी आंखें हो सकती हैं। आपने बहुत सारे रोबोट्स फिल्मों में देखे होंगे, न्यूज़ में देखे होंगे, हो सकता है किसी ने पर्सनली भी किसी रोबोट को देखा हो। मैंने तो खैर आज तक सचमुच में किसी रोबोट को नहीं देखा, लेकिन बेसिकली रोबोट एक ऐसी मशीन को कहते हैं जो दिखने में ह्यूमन बीइंग के जैसी होती है। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर को इमिटेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मशीन दिखने में ह्यूमन बीइंग जैसी लगे। जैसे कि सिमुलेशंस होती हैं, सिमुलेटर्स होते हैं, वो दिखने में ह्यूमन बीइंग जैसे नहीं होते, लेकिन वो रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट को डिपिक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लाइट सिमुलेशंस की एग्जांपल बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो समझाने में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगी कि सिमुलेशन बेसिकली क्या होती हैं। अगर किसी पायलट को हमें जहाज़ उड़ाना सिखाना है, उसकी आज पहली एक्सरसाइज है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली जहाज़ के ऊपर ही बिठा दें और वो अपनी पहली जो फ्लाइट की जो प्रैक्टिस है वो एक्चुअल जहाज़ के ऊपर ही करे। खुदा न खास्ता अगर उसने कोई गलती की तो वो जहाज़ अगर गिर गया तो उससे जानी नुकसान हो सकता है, उसकी अपनी जान जा सकती है। जहाँ कहीं वो एक्सीडेंट होगा वहाँ पर ह्यूमन लाइफ जो है वो सफ़र हो सकती है। इसके अलावा माली नुकसान कितना होगा। तो एक्चुअली जब ट्रेनिंग की जाती है एक पायलट की, तो उसको एक्चुअल जहाज़ पे नहीं बिठाया जाता, बल्कि उसको ऐसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स दिए जाते हैं। वो सॉफ्टवेयर जब वो यूज़ कर रहा होता है
स्क्रीन पर ऐसा आउटपुट आ रहा होता है और उसको बैठ के ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, उसको लगता है कि मैं सचमुच किसी जहाज़ पर बैठा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो कोई जहाज़ नहीं होता, वो एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है। यही सिमुलेशन सर्जरी सिखाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। जो डॉक्टर्स हैं, अगर वो ब्रेन सर्जरी करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनको सचमुच ब्रेन ही दिया जाए और वो अपना पहली दफ़ा हाथ साफ ब्रेन के ऊपर ही करें, बल्कि उनको ऐसे सिमुलेटर दिए जा सकते हैं कि जहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो सिमुलेशंस कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करते हैं स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास कुछ रिकग्निशन सिस्टम होते हैं, जैसे कि वॉइस रिकग्निशन सिस्टम, स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, इमेज रिकग्निशन सिस्टम। वॉइस रिकग्निशन सिस्टम वो जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की आवाज़ के ऊपर काम करें, जैसे हम होते हैं ना आवाज़ पहचानते हैं, किसी दोस्त कोई हमें तंग कर रहा होता है तो हम फ़ोन पे समझ जाते हैं कि उसकी आवाज़ है या नहीं, और जिस पर्टिकुलर पर्सन से हमें बात करनी होती है हम उसकी आवाज़ को पहचान लेते हैं। ये ह्यूमन फीचर है, ये एक ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक है। मशीन से हम एक्सपेक्ट आम हालात में नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो वॉइस रिकग्निशन सिस्टम है तो वो आपकी आवाज़ पहचान पाएगा और वो आपकी आवाज़ के ऊपर ही आपको रिस्पॉन्ड करेगा, किसी दूसरे की आवाज़ पे आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। वॉइस रिकग्निशन से सिमिलर ही स्पीच रिकग्निशन सिस्टम होता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वॉइस पहचानना ही काफ़ी नहीं, बल्कि वो बात को समझ भी पाती हैं। मशीन्स को आप ऑन होने से कहें तो वो ऑन हो जाएंगी, ऑफ करने को कहें तो ऑफ हो जाएंगी। आपने टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स देखे होंगे कि जहाँ पर यूज़र्स बोलते जाते हैं, और वो एक्चुअली आपका मोबाइल फ़ोन भी आजकल काफ़ी हद तक इस काबिल हो गया है कि आप उसको रखे उसको इस्तेमाल भी ना करें, उसको हाथ में भी ना लें, लेकिन आप उसको वॉइस कमांड्स अपनी स्पीच के थ्रू दे सकते हैं। इमेज रिकग्निशन सिस्टम, फेसबुक हम सब यूज़ करते हैं, सेलफोन यूज़ करते हैं, आपके फेस पर आपका कैमरा अनलॉक हो जाता है, आप फेसबुक पर कोई पिक्चर अपलोड करते हैं तो खुद ब खुद ही वो आपको बता देता है कि वो आप हैं या आपकी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद कोई और पर्सन है। तो ये सारे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ह्यूमन बिहेवियर है, जो कि आजकल मशीन्स भी परफॉर्म करने लगी हैं। तो जहाँ ह्यूमन बीइंग्स ये तमाम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ पर ह्यूमन बीइंग डिसीजन भी ले सकते हैं। ये भी एक ह्यूमन फीचर है, डिसीजन लेना ह्यूमन बीइंग का काम है। आमतौर पर हम मशीन से एक्सपेक्ट नहीं करते वो हमारे लिए डिसीजन देगी, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या काम करना है, किस पर्सन को हायर करना है, किसको फायर करना है, कौन सा टेंडर मुझे एक्सेप्ट करना है, कितनी सेल मुझे इस महीने में करनी चाहिए और कितनी मुझे नेक्स्ट मंथ के लिए रखना चाहिए। सारी एक्टिविटीज, सारे डिसीजन ह्यूमन बीइंग जनरली पर्सनली लेता है, मगर कोई सॉफ्टवेयर टूल भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि आपको डिसीजंस लेने में मदद करे, उसको हम कहते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और इसके अलावा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम तो सिर्फ आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने में, लेकिन फाइनल डिसीजन आपके हाथ में ही होता है। बिल्कुल ऐसे, खैर आपको डिटेल आगे और ज़्यादा क्लियर होगी, लेकिन बहुत सिंपल एग्जांपल्स अगर मैं आपको समझाऊं, जब आप गूगल पे कोई सर्च स्ट्रिंग लिखते हैं, मैं लिखती हूँ इंट्रोडक्शन टू MIS, तो वहाँ पर आपको 10, 12, 15, 20, 25, 100, 50 लिंक्स वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के तौर पर देता है। वो कहता है आप जो सर्च किया आपने वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और आपके पास एक लिस्ट ऑफ लिंक आता है। ज़रूरी नहीं है जो नंबर 1 लिंक गूगल ने आपको सजेस्ट किया है आप उस पर ही क्लिक करें, आपकी मर्जी है, फाइनल डिसीजन आपके हाथ में है कि आप कौन से लिंक पर क्लिक करना चाहते हैं। एक्चुअली वहाँ पर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बैकएंड पर काम कर रहा होता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा हो सकता है कि कोई डिसीजन सपोर्ट सिस्टम रखा है आपने, जो कि एक्चुअली डिसाइड करेगा कि आप किस कैंडिडेट को किसी जॉब के लिए हायर करना चाहते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपको सिर्फ रैंकिंग दे सकता है कि अच्छा भाई ये सबसे अच्छा कैंडिडेट था, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम खुद से डिसीजन नहीं लेगा, बल्कि आपको डिसीजन लेना आसान बनाएगा, डिसीजन के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स देगा। लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो फाइनल डिसीजन ह्यूमन बीइंग के हाथ में नहीं छोड़ता, बल्कि वो डिसीजन खुद ही ले लेता है। एक्सपर्ट सिस्टम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का भी एक स्टेप आगे काम कर चुका होता है, और वो फाइनली जो भी डिसीजन मेकिंग है एक्चुअली वो ह्यूमन मैनेजर को रिप्लेस ही कर देता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के एक्सपर्ट सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भी इस्तेमाल होते हैं, मगर जो एक्सपर्ट सिस्टम्स आपने बहुत ज़्यादा रेगुलर देखे होंगे, जनरल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम जैसे कि आप ड्रोन एरोप्लेन्स का आजकल बहुत जिक्र सुनते हैं, अगर आप टीवी न्यूज़ वगैरह सुनते हैं तो ऐसे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, कहीं पर जाकर अगर किसी कंट्री को अटैक करना होता है या किसी जगह को के ऊपर अटैक करना होता है, तो ज़रूरी नहीं कि एक ह्यूमन लाइफ वहाँ पर ज़ाया की जाए, एक पायलट को बिठाने की ज़रूरत नहीं है। एक ड्रोन एक एक्सपर्ट होता है जो खुद से डिसीजन ले सकता है कि उसको कहाँ पर जाकर फायर करना है, कहाँ से वापस आ जाना है, तो ये एक एक्सपर्ट सिस्टम होता है। चेस एक बिल्कुल माइंड गेम है, ठीक है, वो ह्यूमन बीइंग्स से ही हम समझ सकते हैं कि अच्छा खेलेगा, लेकिन चेस के खेलने वाले भी हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है, चेस मास्टर गेम्स अवेलेबल हैं, तो वो एक्सपर्ट सिस्टम की एग्जाम्पल है बेसिकली। तो इस तरह के एक्सपर्ट सिस्टम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं।
तो ये है सिंपल बेसिक बैकग्राउंड थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही की एक ब्रांच है बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस एक्चुअली कंबाइन करती है बिजनेस इंटेलिजेंस को और कंप्यूटर साइंस की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ब्रांच है। तो ये कंप्यूटर और बिजनेस स्टडीज का इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि जहां पर हम बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें। बिजनेस इंटेलिजेंस की फॉर्मल डेफिनेशन बुक से पढ़ें, इंटरनेट से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, आपको इसी तरह की बातें पढ़ने को मिलेंगी कि सेट ऑफ प्रोसेसेस, सेट ऑफ आर्किटेक्चर्स, टेक्नोलॉजीज दैट कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रॉ डेटा है उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करे, नॉलेज के अंदर कन्वर्ट करे, दैट ड्राइव्स प्रॉफिटेबल बिजनेस एक्शंस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना काफ़ी नहीं है, वो तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर, हर कंप्यूटर सिस्टम का कोई ना कोई सॉफ्टवेयर कर सकता है कि आपके डेटा को वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दे, लेकिन वो एक्चुअली ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि वो आपके बिजनेस को प्रॉफिट ला के दे सके। बिजनेस इंटेलिजेंस एक्चुअली एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है, एक ऐसा टूल होता है कि जहाँ पर आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है। It is a suite of software and services to transform data into actionable intelligence and knowledge। यही बात दोबारा से कि एक ऐसा सूट ऑफ सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आपके पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस और एक्शनेबल नॉलेज होती है। ऐसी नॉलेज कि जिसके ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है, ऐसी नॉलेज कि जिसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, जो पढ़ने के बाद, जो समझने के बाद आप आगे अच्छे एक्शंस लेने के काबिल होते हैं, प्रोडक्टिव एक्शंस लेने के काबिल होते हैं। Business intelligence addresses decision making needs of all levels of management। मैनेजमेंट के हर लेवल पर, इवन के टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर भी बिजनेस इंटेलिजेंस के जो डिसीजन मेकिंग रूल्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इस सब डिस्कशन का टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में हमने जब पढ़ा तो हमें समझ में आया कि बिजनेस इंटेलिजेंस कोई टेक्नोलॉजी है, कोई टूल है, कोई सूट है। एक्चुअली है क्या? अगर मैं आपसे बहुत स्पेसिफिकली कहूँ कि बिजनेस इंटेलिजेंस, अगर मैं आपसे एक पेज लिखने को कहूँ तो आप एक पेज तो लिख देंगे बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में, लेकिन अगर मैं एक वर्ड में उसको डिस्क्राइब करने को कहूँ कि बिजनेस इंटेलिजेंस एक्चुअली चीज़ क्या होती है, वो फ्रेमवर्क होता है, वो आर्किटेक्चर होता है, वो प्रोसेस होता है, होता क्या है? तो सबसे प्रिसाइज वे में जो बिजनेस इंटेलिजेंस एकदम आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, बिजनेस इंटेलिजेंस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर सूट होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का कॉम्बिनेशन होता है। बिल्कुल वैसे कि जैसे अब तक आप एक सूट पढ़ते आए थे MS ऑफिस का, जब से आपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना शुरू किया, जब से आपने कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में पढ़ना शुरू किया, आपको पता चला MS ऑफिस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। एक्चुअली वो ऑफिस सपोर्ट सिस्टम है और वो उसकी डिफरेंट टूल्स हैं, वो सीखने ज़रूरी हैं अगर आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसके बारे में प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से MIS का बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक सूट होता है, उस सूट को हम कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिव एक्शंस लेना चाहती है और अपने मैनेजर को फैसिलिटेट करना चाहती है और एक्यूरेट डिसीजन लेना चाहती है, एक्चुअली वो सिर्फ और सिर्फ MIS पर इक्तफा नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ MS ऑफिस पर इक्तफा नहीं करती, बल्कि वो एक एडिशनल सूट खरीदती है मार्केट से, या तो बनाती है या खरीदती है, और उस सूट के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। वो तमाम सॉफ्टवेयर हम आगे के जो लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली उस पूरे के पूरे पैकेज को जिसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं और वो डिफरेंट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उस बिजनेस सॉफ्टवेयर सूट को हम कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस एक्चुअली है कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, और वो सॉफ्टवेयर क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, उसका काम क्या है, वो किस तरह से MS ऑफिस से अलग है, वो किस तरह से ERP से अलग है, वो इस तरह से अलग है क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ें अभी क्लियर होंगी। तो इससे पहले कि हम लेक्चर को क्लोज करें, आखिरी स्लाइड आपको दिखा दूँ इस लेक्चर की कि ये टूल्स, ये सूट जो कि बिजनेस इंटेलिजेंस की हम बात करें, इसमें एक्चुअली होता क्या है। तो बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनका नाम ज़्यादा सुनने में आता है, तो और इन चैप्टर के अंदर भी हम वही डिस्कस कर रहे होते हैं कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर एक्चुअली आता है डेटा वेयर हाउस, डेटा मार्ट, बिग डेटा, हडूप, OLAP,
डेटा माइनिंग, ये सब सॉफ्टवेयर्स और टूल्स अवेलेबल हैं। कुछ टूल्स का नाम ही यही होता है, डेटा वेयर हाउस ही नाम होगा, और हो सकता है डेटा वेयर हाउस मौजूद हो लेकिन किसी और नाम से मौजूद हो। बहरहाल आपका जो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं वो इन सब तरह के सॉफ्टवेयर्स का और इन सब एप्लीकेशंस का एक कॉम्बिनेशन होते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम इनमें से एक एक टूल को पिक करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका क्या रोल होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल ये समरी समझ लें इस स्लाइड के, इस चैप्टर के अंदर अब जो कुछ रहता है वो इस एक स्लाइड के अंदर मैंने समराइज कर दिया है। ये सारे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच।